Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good How are evening, you all? All well? Yes, ma'am. चलो बेटा, then we are going to resume our organic part. So this is a general organic chemistry. 2 classes we have done for that, correct? Yes, ma'am. तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं इसको ना पार्ट 3 लिख रही हूँ, ठीक है? तो दिस इज आवर टॉपिक. लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज द डोनर एबिलिटी एंड द हाइब्रिडाइजेशन. यस और नो? Yes, ma'am. क्या सिखाया था बच्चों आपको? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp है, तो किस वाले केस में डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन कार्बन? sp3. sp3 वाले केस में डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी देन sp2 एंड देन sp. तो दिस इज द डोनर एबिलिटी. तो एक लाइन याद करनी है आपको, कर भी ली होगी आप लोगों ने, कि जो परसेंटेज s करेक्टर होता है, दैट परसेंटेज s करेक्टर S character is directly proportional to what? Bond angle से percentage S character का क्या लेना देना होता है? Is it going to increase or decrease? Increase. Yes, percentage S character is directly proportional to the bond angle, and that percentage S character is also directly proportional to the electronegativity. Electronegativity. बिल्कुल सही. And the one thing you have to mind it over here कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चा जी, पर हमारी डोनर एबिलिटी के क्या है? Inversely proportional. बॉन्ड एंगल एस करेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, पर डोनर एबिलिटी क्या हो जाती है? डोनर एबिलिटी कम हो जाती है. Decrease. अब एक क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे. बेटा मैंने एक स्पीशीज जहां पे लिखी है RC डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है? तो दिस इज अ स्पीशीज, एमाइड ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड और NH2 को जब ज्वाइन कर देते हैं तो दिस इज अ एमाइड ग्रुप. और एक मैंने यहाँ पे रखा है बेटा RC डबल बॉन्ड O एंड देन इज द N, और N के साथ लगा है साइक्लोप्रोपाइल रिंग. हमने पिछली बार एक क्वेश्चन किया था ना साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन वाला. Yes, ma'am. हाँ, तो उसी क्वेश्चन के बेस पे आपको आंसर देना है. पहला क्वेश्चन तो इसमें ये है, क्वेश्चन इसका कंप्लीट बाद में फ्रेम करेंगे, हाफ हाफ करके मैं पढ़ाती हूँ आपको. अगर H+ का अटैक होगा तो H+ तो बच्चा हो गया इलेक्ट्रोफाइल, यस और नो? Yes, ma'am. तो बच्चा जी अगर H+ इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिए जाएंगे? H+ कहाँ पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे? क्या लगता है आपको? यस एनीबडी? क्या लगता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे या नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैम ऑक्सीजन Ma'am, oxygen. चलो नाइट्रोजन पे. किसी बच्चे को नाइट्रोजन लग रहा है, इस बात का सॉल्यूशन निकालते हैं. अगर तो आप मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हो तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये 4 स्पीशीज याद रखो. अगर आपका नॉन बॉन्डिंग कार्बन है या नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन है या नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन है या नॉन बॉन्डिंग फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना इनमें से? यस और नो? यस मैम. मैडम हमें समझ में आ रहा है. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो बच्चा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी अट्रैक्शन होती है, और अट्रैक्शन से हमने सीखा है कि एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो फ्लोरीन सबसे नीचे होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नॉन बॉन्डिंग होगा नाइट्रोजन का, और फिर होगा कार्बन. तो बच्चा कार्बन के केस में एनर्जी सबसे हाई है. तो अगर डोनर एबिलिटी की बात की जाए तो डोनर एबिलिटी किसके केस में ज्यादा होगी? कार्बन के केस में ज्यादा होगी. देन इज इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, देन इन द केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, देन इन द केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑफ फ्लोरीन. और ये मैं बात कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉन बॉन्डिंग. मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी के पास पाई है नॉन बॉन्डिंग है उसमें कंपैरिजन करना आपको आता है, ठीक है? पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने चाहिए H+ को. देखो हो ऐसे ही रहा है, नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. आप लोगों ने रेजोनेंस तो सुना हुआ है ना, हमने किया था उस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में. Yes, ma'am.
बच्चा जी रेजोनेंस आप तब करोगे जब आपके पास होगी कंजुगेशन। कंजुगेशन किसको बोलते हैं मैडम? कंजुगेशन बोलते हैं जब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल या सिंगल बॉन्ड हो, या पाई बॉन्ड के कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज के हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर आप करवा सकते हो मॉलिक्यूल में तो उसे आप बोलते हो कंजुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइजेशन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे ना रेजोनेंस के लिए तो ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी देखो, आर सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, दिस दिस दिस, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मैंने क्यों लगाया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा H2। नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बने हैं बताओ मुझे चेक करके, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर विद नाइट्रोजन? 4 4 और नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 5 होती है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आप देखो, हमें पहले क्या लग रहा था कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास आएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास आएगा H+, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है? नाइट्रोजन है। पर जब हमने रेजोनेंस बना के देखा तो हमने तो ये चेक कर लिया कि नाइट्रोजन के पास तो उल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो बेटा जिसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? तो H+ का अटैक कहाँ पे होगा? H+ का अटैक होगा आपके ऑक्सीजन पे, ठीक है। और कौन सा कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है? डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप प्रायोरिटी पे कंसिडर करोगे, मतलब अगर रिएक्शन में रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप पहले रेजोनेंस करोगे, उसके बाद चेक करोगे कि कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहां से आपको NB लग रहे थे, यहां से आपको पता लग गया कि ये NB नेगेटिव है। यस और नो, इतना किसको समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना? मैम यहाँ से हमें लगता है कि ये भी नॉन बॉन्डिंग से डोनेट करेगा, ये भी नॉन बॉन्डिंग से डोनेट करेगा, और नॉन बॉन्डिंग से लग रहे थे। जब रेजोनेंस करके देखा तो क्या पता लगा कि वो नॉन बॉन्डिंग से नहीं, वो नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव से डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा डोनर है, ठीक है। अब मैडम इस केस में हो सकता है, देखो देखते हैं इस केस में भी। इस केस में यहाँ पे है साइक्लोप्रोपेन। मैंने पिछली क्लास में साइक्लोप्रोपेन के केस में ये वाला एंगल कितना बताया था बताओ तो? इंटीरियर एंगल कितना बताया था? 60 बताया था, है ना? 60 बिल्कुल हाँ। अगर ये अंदर वाला एंगल साइक्लोप्रोपेन के 60 डिग्री है तो बाहर वाला तो 300 डिग्री हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैथ लगाओ थोड़ा सा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल एंगल कितना हो जाएगा? वो 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा है, बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल के बढ़ने से क्या पड़ता है? अभी आपने मुझे बताया था कि मैडम बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एस करेक्ट है। परसेंटेज एज करेक्टर। और तुमने मुझे ये भी बताया था कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मुश्किल से जाएंगे। रेजोनेंस होगा तो यही, पर यहाँ पे क्या है? डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी है इन कंजुगेशन। क्यों? क्योंकि हाई बॉन्ड एंगल है। डिफिकल्टी इन कंजुगेशन क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा हाई बॉन्ड एंगल। तो इसकी वजह से जो डोनर एबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होगी? ए की। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इन दोनों में चेक करूं डोनर एबिलिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा? डोनर एबिलिटी बच्चा जी किसकी ज्यादा है? डोनर एबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस पेज पे मैंने जितना भी लिखा है ना, मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। इस पेज पे हमने जो 2 एग्जांपल लिखी हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि वहां पे H+ का अटैक कहाँ होगा। उसका आंसर ये था कि H+ का अटैक होगा नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे। तो H+ का अटैक एक्चुअली ऑक्सीजन पे होगा, जिसका कारण था डीलोकलाइजेशन। अगर आपको अपने मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन के चांसेस बेटा दिख रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी पे करना है, डीलोकलाइजेशन को जरूर फॉलो करना है। क्योंकि डीलोकलाइजेशन से जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है और मॉलिक्यूल आपका स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो डीलोकलाइजेशन ए में अच्छे से हो पा रही है, बी में बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में नहीं जाते हैं, इसलिए डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा है? ए की इन कंपैरिजन टू बी। समझ में आई ये बात बच्चों? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल क्लियर है आपका? यस मैम। ऐसी एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, इस स्लाइड को शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट केस में है ये NH2
C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है, ये है। और एक आपके पास है, ये सेकेंड एग्जांपल है फॉर टुडे, NH2 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ है CH3। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, A और B आप मुझे चेक करके बताओ कि अगर डोनरेबिलिटी की बात हो तो किसकी ज्यादा है। पहली बात, डोनरेबिलिटी A और B में से किसकी ज्यादा है। दूसरी बात, जो आपका H+ है उसका अटैक कहाँ पे होगा, वेयर द H+ वुड गेट अटैच्ड। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको कहाँ पे कौन जाएगा। क्विकली, व्हाट डू यू थिंक। अच्छा, H+ का अटैक कहाँ पे होगा, ये तो सबको पता है, ऑक्सीजन पे होगा या नाइट्रोजन पे होगा। यस एनीबडी। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। बिल्कुल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे नहीं होगा। हमने अभी सीखा ऑक्सीजन। कुछ सेकंड्स पहले, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइजेशन में जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे, तो आपके पास ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता। ठीक है, तो पहली बात तो H+ का अटैक होगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, रेजोनेंस से NH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव और CH3। H+ का अटैक क्या होगा, ऑक्सीजन पे। सेकंड है डोनरेबिलिटी किसकी ज्यादा है, A या B, क्या लगता है आपको, विच इज हैविंग द हायर डोनरेबिलिटी। यस, ए। बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ए किया है आंसर सेट, इट इज करेक्ट। ए की क्यों ज्यादा है, ए में ये वाले स्पीशीज भी इलेक्ट्रॉन अपने डीलोकलाइजेशन में दे रहे हैं जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं, और रेड कलर वाले भी हैं। ये दोनों के दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन डोनेट कर रहा है, H2I। NH2। ठीक है, H2N नहीं पढ़ेंगे, Yes। हमेशा N से पढ़ते हैं, NH2। ठीक है, ये तो मैंने N इसलिए लिखा है ना बेटा क्योंकि N अटैच है इसके साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, जो क्या लिखोगे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन इन ए ड्यू टू 2 NH2 ग्रुप्स। ठीक है ना, 2 NH2 ग्रुप्स के कारण उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑक्सीजन पे, तो डोनरेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, A। डोनरेबिलिटी इज मोर फॉर A in comparison to B। B. So this is all done for the nucleophile, electrophile, nucleophilicity, electrophilicity, factors affecting the nucleophile and the electrophile. ठीक है, ये बहुत बेस था ऑर्गेनिक का, इसलिए इसको मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेटा 11th केमिस्ट्री का जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें आपको नजर आएंगे इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये कौन से इफेक्ट्स हैं, वी कॉल देम एज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कब होता है, जब आयंस फॉर्म होते हैं, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है। यहाँ पे ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे, देखो, पहला इफेक्ट इसमें आज हम स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो दिस इज अ फर्स्ट इफेक्ट विच इज द इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इधर, जब तो आपका कोवलेंट बॉन्ड दो सेम एटम्स के बीच में है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल सेंटर में रहता है।
तो दिस इज 100% कोवलेंट। यस और नो बच्चा, इतना पता है आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, हमने ma'am. क्या किया बेटा जी, एक एटम डिफरेंट ले लिया। अब वो जो डिफरेंट एटम था ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एक से ए से ज्यादा होगी या कम होगी। तो मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सिंबल को ना एक्स से बना लेते हैं। एक्स बनाएंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या हैलोजन है, तो ऐसे बना लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो बी की ज्यादा है ए से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ क्या होगा, इसको ये नहीं बोलोगे कि बी की तरफ ट्रांसफर हो गया, इसको क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ डिस्प्लेस हो गया। क्या बोलोगे बच्चों? Display. Displace. वेरी गुड। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ डिस्प्लेस हो गया तो ये बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं रहेगा। तो जिस स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है दैट इज गेटिंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिस से शिफ्ट हुआ है दैट इज गेटिंग द पार्शियल पॉजिटिव। अब बच्चा जी इसमें कौन सा करेक्टर आ गया? इसमें आ गया पोलर करेक्टर, और ये हम पढ़ चुके हैं पोलर करेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करना है, ये वाला इफेक्ट बस एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन पे देना। देखो ये है कार्बन की चेन, मैंने इसका स्केलेटन ही लिखा है, दिस इज अ चेन ऑफ द कार्बन एटम ओनली। अब इसमें मैंने लास्ट में लगा दिया कोई हैलोजन, दिस इज अ हैलोजन जो मैंने साइड में लगाया है। हैलोजन बच्चा क्या हो सकता है? हैलोजन क्लोरीन भी हो सकता है, हैलोजन ब्रोमीन भी हो सकता है। ब्रोमीन। हाँ जी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकते थे। अब मुझे ये बताओ तुम लोग, कार्बन और हैलोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Halogen. Halogens के. Tx के इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, एक्स की तरफ या कार्बन की तरफ? X की तरफ है ना. तो एक्स की तरफ हो जाएंगे तो एक्स हो गया बच्चों पार्शियल नेगेटिव, और बेटा ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। Positive. तो ये दोनों कार्बन सेम थे, मैंने इसके बाकी बॉन्ड नहीं बनाया, सिर्फ चेन ही दिखाई है। अब तक तो ये दोनों कार्बन सेम थे, पर अब एक कार्बन आ गया पॉजिटिवली चार्ज। तो जब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज आ गया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, पर ये उतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी से नहीं इलेक्ट्रॉन खींच सकता जितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी से हैलोजन खींचता है। हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कि एक अगर ग्रुप डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था तो उसने सारे के सारे सीसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही कहाँ पे घुमा दिए? पूरी चेन में घुमा दिए। पूरी चेन ऑफ कार्बन एटम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the displacement of electrons toward more electronegative element, in the chain of carbon atoms due to attachment of an atom of different electronegativity, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो एक एटम के डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने के कारण पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स ही चेन में डिस्प्लेस हो गए उसकी तरफ, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इंडक्टिव इफेक्ट में ना हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि हमें तो इसकी डेफिनेशन तो नहीं आएगी, या अगर कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो हमें आता है, हम इसके क्वेश्चन कैसे क्रैक करेंगे। तो इस स्लाइड को शिफ्ट कर दो बच्चा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, ठीक है जी। तो पहली बात तो याद रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट में, ये मैं कुछ स्टार पॉइंट लिख रही हूँ, ध्यान से देखना है। पहली बात ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा सीसी वाले इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड आपको पता है, कार्बन कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा सीसी इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डिस्प्लेस्ड, है ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है ना भाई। Yes, ma'am. तो बच्चा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मेरा बोलने का क्या मीनिंग है? परमानेंट इफेक्ट मेरा बोलने का ये मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक बार अगर डिस्प्लेस हो जाते हैं, अगर एक बार इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं,
वो वापस से अपनी पोजीशन एक्वायर नहीं करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज इंडक्टिव इफेक्ट है डिस्टेंस बेस्ड। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएंगे। एंड जनरली इट वैनिशेस आफ्टर द 3 कार्बन एटम्स। 3 to 4 लिख सकते हो कार्बन एटम। इसका क्या मतलब है, इसका मैं आपको बताती हूँ मीनिंग। देखो, हमने C के साथ X लगाया था ना, अब और C लगा लिए हमने। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले वाले कार्बन के पे तो प्लस चार्ज आ गया हैलोजन के कारण, उसके बाद भी प्लस चार्ज आ गया, पर मैंने सबके प्लस को अलग अलग साइन दिया। एक को डेल्टा प्लस दिया है, उस वाले को फिर ट्रिपल दे दिया, किसी को मैंने 4 टाइम्स दे दिया। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, वो डिक्रीजेस अलोंग द चेन है। मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीजेस है, यानी कि ये वाला पॉजिटिव बहुत कम है। तो जैसे जैसे इस ग्रुप से दूर चले जाएंगे ना, इसका जो इफेक्ट है ना वो खत्म होता जाता है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चा, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये ग्रुप क्या होता जाएगा, ये जो आपका ग्रुप दूर होता जाएगा जैसे जैसे, वैसे ये फेड अवे होता जाएगा। और 4 कार्बन के बाद, 3 कार्बन के बाद तो इसको मानते हैं कि ये खत्म ही हो गया। परमानेंट इफेक्ट मैंने इसलिए बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक बार डिस्प्लेस हो जाएं तो वो दोबारा वापस नहीं आते, क्योंकि जो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो इसी का पार्ट है। ये कोई बाहर से नहीं आया है, ये कोई आउटसाइड रिएजेंट नहीं है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ओनली। ठीक है, और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। तो ये तीनों बातें क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. चले हैं टाइप्स पे आगे। Yes, Yes. ma'am. चलिए जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब जब मैं टाइप्स आपको बताऊंगी, किसी भी बच्चे ने ग्रुप्स को क्रैम नहीं करना है कि इसका कौन सा इफेक्ट होगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है, जैसे मैं पहले दिन पॉइंट से ही बोल रही हूँ, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड है बेसिकली, यू कैन से। तो टाइप्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, पहला होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं या पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग। विद ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। विद ड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट मतलब जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लगे हों। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, कार्बन के साथ हैलोजन लगा है, कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा है। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फ्लोरीन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अच्छा, मैं कुछ लिख रही हूँ बेटा, और वो ग्रुप्स ना आपको देख के पहचानना है, ना कि उन सभी को याद करके चले जाना। याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके पास एक ग्रुप आ गया S डबल बॉन्ड O और OR, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और चेक करना है कि कार्बन पे ये कैसा इफेक्ट लगाएगा। तो इस कार्बन को ना मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूँ, टेस्टिंग कार्बन। ये क्या है, टेस्टिंग कार्बन, मतलब इसके ऊपर चेक करोगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो पहले तो जहां पे भी डबल बॉन्ड हो ऐसे शिफ्ट करवा दिया करो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन से, सल्फर से। Yes, ma'am. तो बच्चा जी ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब सल्फर पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यानी कि ये पूरे ग्रुप को अगर देखा जाए तो ये कैसा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अब जब S डबल बॉन्ड OOR, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, एल्काइल, और ये एल्काइल पार्ट है इसका, अदरवाइज S डबल बॉन्ड O फिर OH होता तो वो सल्फोनिक होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे R है, उसका एल्काइल है, एनालॉग है, तो ये माइनस आई इफेक्ट देता है। ऐसे ही इसको देखो, ये टेस्टिंग कार्बन है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी टेस्टिंग कार्बन को, आप समझ जाना। बच्चा जी ये कार्बन कैसा इफेक्ट क्रिएट करेगा इस पे, बताओ, माइनस आई या प्लस आई?
ये वाला कार्बन कैसे पता लगाएंगे बच्चों? बॉन्ड शिफ्ट अगर हम थोड़ा इसमें कार्बन है sp हाइब्रिडाइज, यस और नो? यस मैम यस मैम बच्चा जी अगर sp हाइब्रिडाइज है तो उसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना होता है? 50% नहीं होता? यस मैम तो परसेंटेज एस करेक्टर अगर 50% होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इसका कैसा इफेक्ट हो गया? माइनस आई तो ये आप लर्न नहीं करोगे, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये टेस्टिंग कार्बन है CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज का परसेंटेज एस कितना होता है? 33% अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे, तो इसका भी क्या होगा? माइनस आई। ये सारी एग्जांपल माइनस आई वाली लिख रही हूँ, तो बार बार नहीं लिख रही हूँ मैं। अब बेंजीन रिंग, मैडम बेंजीन रिंग में कैसे चेक करेंगे? वो तो और भी आसान है बच्चा। बेंजीन वाला कार्बन भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो ये भी माइनस आई देगा। ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड R। ठीक है, इस केस में कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन खींचता है ऑक्सीजन इससे, तो ये भी क्या देगा? माइनस आई देगा। हैलोजन तो सारी ही माइनस आई देंगी। उसके बाद सल्फर के साथ R ग्रुप लगा है, ये भी बच्चा जी माइनस आई देगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे, ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, फ्लोरीन, सल्फर, ये कुछ भी लगा होगा तो ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। फॉस्फोरस भी, तो ये सब क्या इफेक्ट क्रिएट करेंगे? OR भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसे, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपको कुछ लर्न नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि कार्बन के साथ अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन उस केस में टेस्टिंग है, तो इन दैट केस दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ माइनस आई। ये क्लियर है बेटा? यस मैम Yes, ma'am. मैम चलिए शिफ्ट करें फिर स्लाइड को। यस मैम Yes, ma'am. नेक्स्ट इफेक्ट है बच्चा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला इफेक्ट। ठीक है, इट इज गोइंग टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। मैं लिख भी देती हूँ, वो विड्रॉइंग था। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इस केस में सबसे पहले तो आप ऐसे ग्रुप ध्यान में रखना, जैसे R के साथ ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 यहाँ पे है। तो कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। समझ रहे हो ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्यों आया? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट, यस और नो? Yes, ma'am. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इस ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7 नेगेटिव। तो जहां जहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 है, CH3 है। यहाँ पे भी ये जो ग्रुप है जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हो ना जिस कार्बन पे, वो 3 डिग्री होता है, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी एल्काइल ग्रुप। दिस इज अ टर्शरी एल्काइल को R लिखते हैं, R ग्रुप। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अगर आपके पास 2 एल्काइल लगे हैं, एक H है, तो ये 2 डिग्री है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, पर उतना नहीं रिलीज करता जितना 3 डिग्री करता है। इसी तरीके से अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, बाकी 2 H हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ये 1 डिग्री है। अगर सारे के सारे हाइड्रोजन लगे हैं तो ये 0 डिग्री है। तो यानी कि ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। इसके साथ टी मतलब ट्रिशियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप सब बच्चों ने सुने हैं? यस मैम यस मैम। यस मैम हाँ जी, तो ट्रिशियम बी और ड्यूटीरियम बी, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो बेसिकली आपको जो ज्यादा यूज होंगे ये फर्स्ट लाइन वाले यूज होंगे, जिसमें एल्काइल ग्रुप है या जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज है और रिलीज करते हैं। तो ये सब प्लस आई इफेक्ट वाले हैं। तो इज दैट क्लियर? कौन प्लस आई रिलीज करते, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है? यस मैम Yes, ma'am. किस बेस पे चेक करोगे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Sure, के ma'am. बेस पे। अब मान लो कार्बन के साथ सल्फर लगा आ गया, या चलो सिलिकॉन लगा लो।
सल्फर वाली एग्जांपल तो मेरे ख्याल से पहले भी मैंने लिखी है। कार्बन के साथ सिलिकॉन लगा हुआ आ गया, तो सिलिकॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में? सल्फर वाली एग्जांपल तो कर चुके हो, सिलिकॉन वाली देखो। सिलिकॉन कार्बन से बिलो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, यस और नो? Yes, ma'am. तो कार्बन और सिलिकॉन में से सिलिकॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? कार्बन की तरफ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, और इस केस में इसका इफेक्ट क्या माना जाएगा? प्लस आई। प्लस साइन। अब इसी को ही आप तुम फ्लोरीन के साथ लगा दो। अब बताओ ये फ्लोरीन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन से या कार्बन को देगा? खींचेगा। हम खींचेगा। ठीक है जी, तब इस इफेक्ट को क्या बोलोगे? प्लस आई विड्रॉ। नेगेटिव नहीं, प्लस Minus आई होता है, विड्रॉ माइनस आई होता है। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स। अब इसकी एप्लीकेशंस करते हैं कि ये इफेक्ट हमें काम कहाँ कहाँ पे आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसी में मैं पोल भी जनरेट करूंगी। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहला है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 12th केमिस्ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी आएगा टॉपिक, तो वहां पे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम जीओसी में ही कर लेंगे इसको। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने बच्चों को कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप पता है क्या होता है? क्या फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? COH। सी डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड O एंड OH, इसको बोलो तो ये कौन सा एसिड है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड तो एल्डिहाइड हो गया। ये तो एसिड है जिसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, या इसका आईयूपैक नेम क्या है, और इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो मीथानोइक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज अ मीथेनोइक एसिड। और इसके साथ एक और एसिड लिख लेते हैं, वो है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। इस एसिड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, या इसको क्या लिख लेते हैं आईयूपैक में? इथेनोइक एसिड। अब आपको चेक करना है कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ लूज करता है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो स्पीशीज H+ डोनेट करेगी, वो एसिड है। अब देखो कैसे डोनेट करेगी। C डबल बॉन्ड O है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये तो हमें करना ही करना है, मतलब पाई क्लाउड को आराम से शिफ्ट कर देते हैं। हम अभी पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। पाई बॉन्ड वीक होता है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जो होती है उसे अपनी तरफ विड्रॉ कर लेती है। तो जब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा और H+ बाहर चला जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज एक्टिंग एज अ एसिडिक। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन तो नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव होगा। कोई मुझे बता सकता है ये CH3 ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन Ma'am, +I है? minus प्लस आई। +I तो आप बोल ही नहीं सकते। -I होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये तो कार्बन ही है। तो मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? मिथाइल ग्रुप का +I इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ही कंप्लीट हो गया। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो पॉजिटिवनेस खत्म हो गई। पॉजिटिव का मतलब क्या था? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये ऑक्सीजन से विड्रॉ नहीं करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विड्रॉ नहीं करेगा, हाइड्रोजन का जाना मुश्किल है, यहाँ पे डिफिकल्ट है। तो यानी कि इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I इफेक्ट के। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप आएगा तो वो तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कार्बन के पूरी कर देगा,
फिर कार्बन को ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। जितने भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ, सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चा, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे, और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इससे एक पोल जनरेट कर लेते हैं, ये पॉइंट नोट करना है तो कर लो। डन विद दिस? यस मैम। Yes, ma'am. ओके जी। अब आपको देना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर या ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनेगा ऐसे, मैंने एक केस लिया जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगा दी और साथ में लगा दिया COOH। नेक्स्ट केस में मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, एक हाइड्रोजन लगाया और साथ में लगा दिया COOH ग्रुप। नेक्स्ट केस में एक एल्काइल ग्रुप मैंने और कम कर दिया है, COH, देन ऑल आर द हाइड्रोजन एटम्स, एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसको हमने बच्चा जी नाम दे दिया है ABCD। अब आपको बोलना है इसमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में जो ए ऑप्शन होगी वो होगा ABCD, बी ऑप्शन होगी DCBA, सी ऑप्शन है BCAD और डी ऑप्शन है CBAD। ओके, आई एम गोइंग टू जनरेट अ पोल। अभी अभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। कैन यू सी द पोल ऑन योर स्क्रीन बेटा? Yes, ma'am. नाउ एवरीबडी हैज टू आंसर। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए इसमें। एवरीबडी हैज टू गिव द आंसर। अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किए, सभी बच्चों को आंसर करना है। Yes, some students are still left. अभी 50% भी नहीं हुआ है पार्टिसिपेशन। Yes, hurry up everyone. Why rest are not participating भाई? जब आप लोगों को समझ में आ गया टॉपिक तो बताना चाहिए। तो आई एम शेयरिंग योर रिजल्ट विद यू। कैन यू सी द रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। अभी मैंने क्या लिखा था पॉइंट? मैंने लिखा था एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम होगी। तो आपको ये ग्रुप्स की नेचर तो पता ही है सभी को, ये कैसे ग्रुप हैं। यहाँ पे 3 प्लस आई वाले ग्रुप हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो बी ऑप्शन वाज करेक्ट। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है जी सभी को? Yes, ma'am. तो ये क्लियर है तो एक आपको माइनस आई इफेक्ट वाला भी करके दिखा देते हैं। आप ऐसा करो, अभी आपको क्या करना है, फिर से ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लगाना है। एक क्वेश्चन आप लेते हैं, 2 लास्ट में लेंगे।
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपकी बार मैंने जो ग्रुप का इंट्रोडक्शन किया है वो -I वाले ग्रुप कर दिए हैं। देखो मैंने 3 क्लोरीन लगा दिए और साथ में एसिड ग्रुप है, 2 क्लोरीन और साथ में एसिड ग्रुप है, और एक में मैंने कोई भी क्लोरीन का इंट्रोडक्शन नहीं किया है। I have just placed all the hydrogen atoms. ठीक है बेटा, अब इसको ABCD लिख लेते हैं। And these all are the chlorine atoms. A, B, C and D. तो आपको बताना है मुझे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ तो 1 ऑप्शन हो जाएगी आपकी A, B, C, D. सेकेंड ऑप्शन इज D, C, B, A. थर्ड ऑप्शन इज B, C, A, D. Fourth one is C, B, A, D. Quickly give the answer so that we can move ahead. Everybody has to participate. It is quite easy question. Okay. Thirty students are still left. बाकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है why they are not answering? Yes, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा -I। तो क्लोरीन का कैसा इफेक्ट है भाई? -I. बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 3 -I वाले ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लास्ट में कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। यस करेक्ट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट पे। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो व्हेन आई एम गोइंग टू डू द कंपैरिजन ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ना, तो बेस यहाँ पे किस वाले बेस की बात हो रही है? यहाँ पे बेस की बात हो रही है लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है बेटा? अभी बताया था ना, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है। Yes, ma'am. हाँ जी, लुईस बेस या न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि न्यूक्लियोफाइल और बेस में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द एल्काइल एंड द एराइल हाइड चैप्टर। जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट होते हैं वो होता है लुईस बेस। ठीक है, तो अब जैसे अमोनिया की बात हो रही है, तो इज अमोनिया लुईस बेस बच्चों? अमोनिया लुईस बेस होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा डोनेट करने के लिए। अब मैंने ना यहाँ पे 2 स्पीशीज लिख दी हैं, एक लिख दिया इथाइल अमीन और एक लिख दिया अमोनिया। अब आपको पूछा है कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बेसिक स्ट्रेंथ, इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ए या बी? Ma'am, ए। कैसे कैसे? देखो, बेसिक स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी।
तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ाएंगे वो इसको एक अच्छा बेस बनाएंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट होती है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ। अब इथाइल के केस में तो आपको पता है कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई, ठीक है। और अमोनिया के केस में तो कोई ऐसा ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है नाइट्रोजन की तरफ, तो बेसिक स्ट्रेंथ बी की ज्यादा होगी ए से। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये एसिडिक स्ट्रेंथ से अपोजिट है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. मैं एक बात और आपको नोट करवा रही हूँ, पिंक कलर से थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा बच्चा। कई बार ना वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पूछने की बजाय ना के और पीके पूछ लेता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो के होता है वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। तो आपको ये याद रखना है कि जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। और एक हमारे पास होता है पीके। पीके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जो आपका बेटा पीके है ना वो माइनस ऑफ लॉग ऑफ के होता है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ज्यादा के की वैल्यू होगी पर उतनी कम पीके की वैल्यू होगी। और सेम इज एप्लीकेबल फॉर द बेस ऑल्सो। केबी को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? Dissociation constant of an base. Base. बिल्कुल सही बात है बच्चा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए बेस। और जो के बी होगा ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ के। और जो पी के बी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. चलो Ma'am. ठीक, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब मान लो पेपर में के का ऑर्डर लगाना आ गया तो आप लगा दोगे बी इज ग्रेटर देन ए। पी के का ऑर्डर लगाना आया तो ए इज ग्रेटर देन बी लगाओगे, क्योंकि पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के और के बी डायरेक्टली। वैसे भी क्वेश्चन कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। यस मैम। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट वाला करते हैं इसका क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ का। अब मैंने रिपीट कर दो एक बार मैम, ये वाला कंसेप्ट रिपीट कर दो। इसका आप के बी और के का बोल रहे हो या बेसिक स्ट्रेंथ का बोल रहे हो? मैम ये जो पी के बी वाला लिखा ना आपने वो वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी। जितना के बी ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कई बार वो ये नहीं बोलता कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो, वो बोलता है केबी का ऑर्डर लगा दो। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, केबी का ऑर्डर वही होगा जो बेसिक स्ट्रेंथ का होगा। पहली बात समझ में आई बच्चा? यस मैम। दूसरी बात, एक चीज है, एक मेजर है बेसिक स्ट्रेंथ का पीकेबी। पीकेबी में ना फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी। आप देखो ना बेटा, जैसे जैसे केबी बढ़ेगा ये तो कम होता जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के। मान लो तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया पर तुमने वहां पे पीकेबी को लिखना है कि पीकेबी बढ़ेगा या पीकेबी घटेगा। तो तुमने क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके लिए लिखना है कम पीकेबी और जो वीक बेस है उसके लिए लिखना है ज्यादा केबी, पीकेबी। यानी कि पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है बेटा? यस मैम। अब देखो मैंने स्पीशीज यहाँ पे कुछ ऐसे लगा दी। मैंने एक ले लिया बेंजीन रिंग और उसके ऊपर ले लिया NH2। एक ले लिया साइक्लोहेक्सेन रिंग, उसके ऊपर ले लिया NH2। और एक ले लिया मैंने सिंपल अमोनिया, ठीक है। और इनको बोल दिया मैंने A, B और C। और आपसे पूछ लिया कि इनका KB का ऑर्डर लिखो। ले लो 1 मिनट, करो अरेंज जरा KB ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB। जिसका KB सबसे कम है उसे सबसे पहले लिखना है
उसके बाद जैसे जैसे केबी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको आंसर लिखते जाना है। मैम सेकंड वाला क्या लिखा है आपने? क्या कह रहे हो बेटा? मैम सेकंड वाला क्या लिखा है आपने? मैंने सेकंड वाला एनिलीन लिखा है बच्चे, बेंजीन के ऊपर NH2 ऐसे। अच्छा 2 बेंजीन हो गए आपके, तो इसको हटा देते हैं, आप साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, आप ठीक हो गया? अब तो 2 सेम नहीं आएंगे ना। करें डिस्कस बेटा? यस मैम। ठीक है जी। सबसे कम बेस कौन है, सबसे ज्यादा बेस कौन है, कैसे देख रहे हो बताओ? कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है? ये वाला जो कार्बन N के साथ अटैच है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यस मैम। ये वाला कार्बन जो नाइट्रोजन के साथ ठीक है। अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब 33% s है इसमें, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब 25% s है। तो ये तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो ये भी, पर ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यस। है ना। और यहाँ पे चलो मैं एक सपोर्टिंग एक्टर भी लगा देती हूँ। मान लो मैंने सपोर्टिंग एक्टर लगा दिया C2H5। मैं इसको सपोर्टिंग क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। यस और नो? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा C। अब यहाँ पे ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, कोई ज्यादा खींच रहा है कोई कम खींच रहा है, तो जो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये हो गया। उसके बाद ये है B। क्यों B बी है? वाला होगा। हाँ B में इतना स्ट्रांगली नहीं खींच रहा है। फिर उसके बाद आ गया A। इसका ए एस ए करेक्टर ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा एचडी के। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ A के केस में सबसे कम बेसिक करेक्टर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। अब जो बेसिक करेक्टर का ऑर्डर है वही KB का ऑर्डर है। तो चाहे पेपर में KB का ऑर्डर पूछे चाहे बेसिक करेक्टर का ऑर्डर पूछे तो सब सेम है। पर अगर वो PKB मैम का ऑर्डर, थर्ड में NH3 होता तो। PKB का ऑर्डर पूछे ना तो रिवर्स है। तो मैम थर्ड NH3 होता तो। अगर थर्ड, अच्छा ये वाला कर लो, फिर मैं वो भी क्वेश्चन कर देती हूँ। इसको सेव कर देते हैं ना। चलो अब आपका क्वेश्चन है कि मैम NH3 होता तो, NH3 होता तो जी क्या करते? अब नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है बताओ? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या दे रहा है? दे रहा है। नहीं, हाइड्रोजन तो कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने किसी इफेक्ट के अंडर इसको नहीं लिखाया। ना ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के अंदर है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के अंदर है। क्योंकि अगर आप रिलीजिंग के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा बोलोगे तो आप ये भी तो याद रखो ना कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी इसमें तरफ भी जाना चाहिए? हाँ हाइड्रोजन की तरफ। तो इसको कुछ के इफेक्ट के अंदर नहीं ले रहे हैं, तो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? C। फिर कौन है? B। फिर कौन है? A। समझ में आई कहानी? H कुछ भी नहीं कर रहा। H ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे देखो तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच के किसकी तरफ जा रहे हैं? नाइट्रोजन की तरफ। और ये तो खींच रहा है ना उससे, ये भी खींच रहा है। ये ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है, ये कम स्ट्रांगली खींच रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. यस। यस मैम। चलो ठीक है। ये KB का भी ऑर्डर है और बेसिक करेक्टर का भी ऑर्डर है। अगर इसमें PKB का ऑर्डर पूछे तो आपको रिवर्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको स्टार लगा दिया है। एक केस में नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप हैं और R लगा हुआ है। एक केस में नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप हैं और R और H लगा हुआ है। यहाँ पे 2 H लगे हुए हैं और यहाँ पे सारे के सारे H लगे हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इनका या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। पहले ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे या इलेक्ट्रॉन खींचेंगे? जल्दी जल्दी, बहुत इजी है। रिलीज। हम खींचेंगे। बिल्कुल खींचेंगे। रिलीज Yes, कैसे करेंगे? yes, जब ma'am. खुद नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है भाई। पहले तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मुझे बताओ कहां से रिलीज करेंगे? आप R को क्यों देख रहे हो? ज्वाइन तो आपका कार्बन से नाइट्रोजन हो रहा है ना, R तो बाद में उसको पुश करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है।
ग्रुप आपका कौन सा अटैच हो रहा है, वैलेंसी किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है ना, तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो अगर नाइट्रोजन, तो बोलिए, मैम आर की जगह सी आ जाएगा तो रिलीजिंग ग्रुप में हो जाएंगे। रिलीजिंग ग्रुप मिल जाएंगे, वो तो इसका इफेक्ट जो बनाएंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, वो बात की बात है। मैं ओवरऑल ग्रुप की बात कर रही हूँ, ये उसको क्या करेगा वो तो मैं एक्सप्लेनेशन में बोलूंगी ना आपको कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो या नहीं? अगर आप पेपर में इसका प्लस आई लिख के आ जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत है। आपको क्या सिखा के भेजा है पेपर में? आपको ये सिखा के भेजा है कि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बस ये गलती कभी नहीं करनी। अब आप देखो, यहाँ पे लगा दिया कार्बन, कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना, तो ये सारा ग्रुप क्या है, माइनस आई है। अगर तुम पेपर में लिख के आ जाओगे ना कि आर लगा था और हम प्लस आई लिख गए, वो गलत है, क्योंकि आर डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ा ना है कार्बन से। आर किससे कनेक्टेड है, एन से। वो तो बात की बात है कि आर एन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, रिलीज कर रहा है, क्या हो रहा है, वो तो मैं एक्सप्लेनेशन में लूंगी ही। वो तो ओवरऑल ग्रुप का आएगा ना, पर इसका इफेक्ट तो माइनस आई है, यस और नो? Yes. यस यस मैम। मैम। बच्चा जी, ये सारे माइनस आई इफेक्ट देते हैं, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन वो खींचता है ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब आर को मत देखो, आप ये अटैचमेंट देखो कि किसके साथ लगा है। अब क्वेश्चन है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाओ। अब आप अपने कॉन्सेप्ट लगाओ जो तुम बोल रहे थे कि आर ये करेगा वो करेगा, वो बात की बात है। तो मैं इसको ग्रीन कलर से ले लेती हूँ। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। आपको मुझे बताना है कि इसमें माइनस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर है। पहला ऑप्शन कर लेते हैं इसमें ए बी सी डी, दूसरा ऑप्शन इसमें कर लेते हैं डी सी बी ए, तीसरा ऑप्शन इसमें कर लेते हैं सी बी ए डी, उसके बाद फोर्थ इसमें कर लेते हैं बी सी ए डी। पोल इसका जनरेट करते हैं, जितना भी समझ में आया उसके बेस पे आंसर करो, अदरवाइज मैं तो समझाऊंगी। चलिए बताइए, सभी को आंसर करना है। एक आंसर आया है मेरे पास, everybody has to give the answer. बाकी स्टूडेंट भी दो बेटा। ए वन ऑप्शन और टू ऑप्शन में कंफ्यूजन है, सी और डी तो पता नहीं कैसे कुछ बच्चों ने दिया है। चलो अब देखते हैं आंसर। हाँ जी, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो माइनस आई इफेक्ट खत्म हो गया, होना भी ऐसे ही चाहिए। तो उसके हिसाब से तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वाले केस में तो माइनस आई होना ही नहीं चाहिए, तो DCBA ऑप्शन आना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या होता है, मेरी बात समझ में आई मैंने कैसे कहा है? Yes, यस ma'am. मैम। ऐसे आप लोग बोल रहे थे ना कि मैडम इसका प्लस आई इफेक्ट है, तो अगर ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो इस पे माइनस आई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ए को सबसे कम होना चाहिए और डी को सबसे ज्यादा होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो क्या होता है, कार्बन मतलब मिथाइल होगा ना, यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट ही देता है, तो कार्बन भी 2p का मेंबर है, नाइट्रोजन भी 2p का मेंबर है, और इतने सारे बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे होती है 2p रिपल्शन। 2p रिपल्शन की वजह से ये जो आर ग्रुप इतनी पास नजर आ रहा है ये दूर चला जाता है,
मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है? एस करेक्टर। बिल्कुल सही बात है। एस करेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी अगर इंक्रीज, खराब हो गई। प्लीज बी ऑन म्यूट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की यानी कि माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा ABCD। ठीक है, ये तब आपने कॉन्सेप्ट लगाना है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, जो आंसर आना चाहिए था वो नहीं आता। 2p रिपल्शन के कारण ऐसा हो रहा है। अगर 2p होगा तो रिपल्शन के कारण R दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन उन्हें फेंकने चाहिए नाइट्रोजन की तरफ वो नहीं फेंक पाएंगे। तो उस केस में नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज वैसे ही मेंटेन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट नहीं कर पाएगा और उसका प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट नहीं होगा और इस पूरे ग्रुप का ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD इज द आंसर। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये स्पेशल क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने ये क्वेश्चन दे दिया P की सेंस में, अब आप ध्यान से क्वेश्चन करना। अब ये मत बोलाना पेपर में कि इसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस लगा भी हुआ है, ठीक है ना, प्लस लगा है तो शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है का मतलब होता है इसे इलेक्ट्रॉन खींचने हैं ना कि डोनेट करने हैं। इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं, तो पहली बात तो इन सभी का माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। क्वेश्चन आपको यही करना है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट लगाना है। वन ऑप्शन है ABCD, सेकंड ऑप्शन है DCBA, थर्ड ऑप्शन है CBAD और फोर्थ ऑप्शन है ADBC। चलो जी, पोल जनरेट करके काम कंप्लीट करें। पोल वाला ये है आपका, चलो दो बच्चा आंसर। Why rest of you are not participating? भाई कुछ बच्चे तो आंसर देते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं देते हैं। Yes, everybody has to give the answer. देखिए, whatever the answer you have done. अच्छा मुझे बताओ किस बेस पे आंसर दिया था आप लोगों ने, बताइए। एनीबडी? यस, 3R ग्रुप है, तो 3R का कैसा इफेक्ट होगा भाई? मैम प्लस आई। प्लस। फॉस्फोरस 3p का मेंबर है, कार्बन 2p का मेंबर है, तो यहाँ पे 2p रिपल्शन तो है ही नहीं, तो जो आप पहले सोच रहे थे वही होगा। 2p रिपल्शन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये R इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे
इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। जब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो आंसर आपका 2 होगा। डी सबसे ज्यादा, देन सी, देन बी, देन ए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ये वाला, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन कोई से सप्लाई ही नहीं हो रहे हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट आपको तब लगाना है जब 2p रिपल्शन होता है। यहाँ पे तो ये थर्ड पी का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो इसमें तो रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होंगे वो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देंगे, ना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देंगे तो इसका माइनस आई खत्म हो गया। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है जी, फटाफट से 2 क्वेश्चन इसके और लेते हैं बिना पोल के, आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक ये है, जब भी प्लस साइन दिखे किसी ग्रुप के साथ, बिना सोचे समझे आंसर लगा देना है कि माइनस आई वाला ग्रुप है। पेपर में ऐसा ना हो कि प्लस साइन लगाओ तुम प्लस आई लिखाओ इसको। जिसके पास खुद की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कैसे डोनेट करेगा? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाओ, किसका माइनस आई ज्यादा है, ए का या बी का? जल्दी जल्दी, अब तो बहुत प्रैक्टिस करवा दी है, जल्दी बोलो किस केस में माइनस आई ज्यादा है? मैम बी में। बी में बिल्कुल सही। इसका रीजन क्या है? कि फर्स्ट वाले में 2 बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, आर और आर। बल्कि ग्रुप लगे हैं पर ऑपरेट नहीं करोगे तुम, हाँ? तो कौन लगाएगा 2p रिपल्शन? नहीं लगाया फिर तुमने। 2p रिपल्शन है बच्चों, बार बार लिख रही हूं मैं, 2p रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा बच्चों। बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो परसेंटेज एस बढ़ जाएगा, परसेंटेज एस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो माइनस आई बढ़ जाएगा। सीधा सीधा आंसर था। पहला क्वेश्चन अभी करवाया है, एक क्वेश्चन सबसे पहले वाला पोल का नाइट्रोजन वाले केस में। जब आर आर लगा होता है तो वो सबसे ज्यादा माइनस आई देता है। जब सेकंड पीरियड की बात ना होकर थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं तब हाइड्रोजन वाला केस आएगा। अब जैसे मैं यही क्वेश्चन कर दूं आपका किस केस में? सल्फर के केस में। अब बताना, आप कॉन्सेप्ट को नहीं बिठाओगे तो नहीं चलेगा भाई। अच्छा अब बताओ तो 2p का गेम है क्या नहीं? पहले चलो ये बताओ, इज इट अ No, 2p ma'am. गेम? नो मैम। No, 2p 3p है तो नो रिपल्शन। नो रिपल्शन मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे आंसर लगाओ। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो माइनस आई थोड़ा ना होगा। फिर माइनस आई इफेक्ट किसका होगा? इसके पास होगा। तो इसको तो आप क्रैम भी कर लोगे तो चल जाएगा बच्चों। जब 2p वाला गेम है तो वो वाले केस में माइनस आई सबसे ज्यादा। जब 2p वाला गेम नहीं है तो इस केस में, जिस केस में एल्काइल ग्रुप ज्यादा है वो माइनस आई कम देगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो ये पूरी कर दे रहे हैं ना, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट होना ना बचेगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. अब लास्ट वाला लेते हैं, इसका एक सोच समझ के आंसर देना। लो जी, और अब मैंने कंपैरिजन किया है फॉस्फोरस के साथ। अब सोच समझ के आंसर दो, लगाओ अपना कॉन्सेप्ट, जल्दी अपनी केमिस्ट्री अप्लाई करो। ये ए है, ये बी है। मैम ए में ज्यादा माइनस आई है कारण बताओ। कि हम इसमें 2p रिपल्सन के कारण उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये क्वेश्चन चल जाएगा। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी वो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, उससे भी क्वेश्चन चल जाएगा। और इससे तो चलेगा ही चलेगा कि 2p रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे ख्याल से इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक सबको क्लियर हो गया है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बेटा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो तब आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। अभी हमारे पास स्टिल वी आर हैविंग अ 2 minutes, तो इलेक्ट्रोमेरिक स्टार्ट कर लेते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ जीओसी। उसमें इफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और आईयू पैक आपको थोड़ा सा बताऊंगी। प्योरिफिकेशन वाला पार्ट था जो 11th केमिस्ट्री का, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस नाउ। जिसमें प्रोसेसेस आती है ना, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो वाला पोर्शन जितना यूज होता है वो मैं आपको उसमें करवाती चलूंगी जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता है 3-4 स्टार पॉइंट्स लिखेंगे पहले तो इसके। पहली बात तो बच्चों ये होता है अनसैचुरेटेड सिस्टम में, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है उसमें होता है।
दूसरी बात, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तीसरी बात, इसमें आउटसाइड रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है। आउटसाइड रिएजेंट रिक्वायर्ड। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है। दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। देखो करना क्या, बहुत आसान काम करना है। अगर आपके पास ऐसा पाई क्लाउड है, अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब पाई होना चाहिए, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ पाई क्लाउड को शिफ्ट कर देना है। पर ये तब होगा रिएक्शन में जब या तो अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज अ शिफ्टिंग ऑफ पाई क्लाउड। दिस इज अ शिफ्टिंग ऑफ पाई क्लाउड। किसकी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जिस साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ तो मैंने दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ले लिए, हो सकता है कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट भी हो। Shifting of the pi cloud toward the more electronegative element. Toward the more electronegative element. Electronegative element. Joined by the double bond. Joined by the double bond. In the presence of attacking reagent. In the presence of reagent. ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब पाई क्लाउड को शिफ्ट करेंगे। पाई ही क्यों शिफ्ट होता है वो आपको पता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की लो एनर्जी होती है, वो स्टेबल होता है, तो पाई शिफ्ट होगा, पर होगा तब जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो इसकी जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, प्लस ई एंड द माइनस ई टाइप्स। और अभी तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट और उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में आई एम एक्सपेक्टिंग, बोलिए। अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटा। हाँ, एक बात और, ये जीओसी के न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को प्रैक्टिस करके आना, अच्छे से इसको पढ़ लेना कि कैसे कैसे मैंने कौन कौन से डोनरेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप करवाए थे। ओके जी, यू कैन लीव द सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप ऑन रिवाइजिंग। Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू।